तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पावर ऑफ द लेंस। अब देखिए पावर ऑफ द लेंस ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझते हैं, क्योंकि पावर जो है ये किसी भी लेंस के साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड होता है। उसका कारण है कि जितने भी लोगों का आंख खराब होता है आप उससे एक ही सवाल पूछते हैं, बाबू पावर क्या है आपके आंख का। पावर मतलब भगवान ने जो लेंस आपको दिया था कहीं ना कहीं उसके साथ आपने इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि अब आपको एक बाहर से दूसरा लेंस लगाना पड़ रहा है ताकि आप सही तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना, भाई कौन आदमी को कैसा लेंस लगता है और किस आदमी पर कौन सा पावर लगता है जिसके वजह से उसको कोई चीज देखने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले पावर का डेफिनेशन लिखिए, राइट। पावर ऑफ अ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस। तो पावर क्या है? पावर ऑफ द लेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस is the ability of the lens to converge or diverge the rays of light falling on it, the rays of light falling on it, light falling on it। इस डेफिनेशन को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन मैं तब कर पाऊंगा जब मैं आपको एक्चुअली आंख के पावर के बारे में समझाऊंगा कि कैसे ये किसी लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। ये उसका ताकत है, कितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा या कितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा। अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? तो ये तो इसका कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन हो गया। नाउ राइट इट्स मैथमेटिकल डेफिनेशन। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ focal length in meter, reciprocal of focal length in meter। तो पावर का डेफिनेशन है P इज इक्वल टू 1 बाई F, और ये किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं तो सेम ये बन जाता है 100 बाई F इन सेंटीमीटर, और ये आपका क्या बनेगा? मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाता है फॉर पावर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय P। तो ये किससे डिनोट होता है? P से डिनोट किया जाता है। पावर, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या है? यूनिट ऑफ पावर इट इज डायप्टर, इट इज डायप्टर। और इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल D से। पॉइंट नंबर टू, फॉर कन्वेक्स लेंस द पावर इज पॉजिटिव। वाई? उसका लॉजिक बहुत सरल है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, और कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देयरफॉर पावर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर पावर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पावर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। पावर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। Then third point, then moving to third point। थर्ड पॉइंट क्या है? For
concave lens, the power is नेगेटिव. एक ऐसा होता है नेगेटिव होता है. लॉजिक अगेन सेम. पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ. कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है. देयरफॉर पावर भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. तो पावर भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. पावर भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. इस हिसाब से ये तीन बातें पावर से रिलेटेड आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए कि यूनिट ऑफ पावर क्या है, डायोप्टर है. डन. देन एक छोटा सा हेडिंग डालिए, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट. पावर ऑफ combination of two lenses in contact. Two lenses in contact. अब ये देखिए, मान लीजिए कि कोई दो लेंस है, ये लेंस है और एक और लेंस है. दो लेंसेस को आपने क्या किया है? आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया है. इसका फोकल लेंथ अगर f1 है, इसका फोकल लेंथ अगर f2 है, तो जो f इक्विवेलेंट है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2. अब 1 अपॉन f इक्विवेलेंट को क्या मैं पावर इक्विवेलेंट लिख सकता हूं? और 1 अपॉन f1 को क्या लिख सकता हूं? P1. और इसको क्या लिख सकते हैं? P2. यानी पावर सिंपली गेट्स एडेड फॉर द नंबर ऑफ लेंसेज. पावर आप क्या कर सकते हैं? सिंपली क्या करते हैं? ऐड करते हैं. और यही लॉजिक से हम लोग जो आंख लोगों का खराब हो जाता है, तो वहां पर भी एक भगवान का लेंस जो भगवान ने हमें ऑटोमेटिकली बचपन में दिया था, और एक लेंस आप क्या करते हैं? बाहर लगाते हैं. और दोनों को मिलाकर जो ओवरऑल पावर बनता है वो एक्चुअली P इक्विवेलेंट है, जो कि सम ऑफ बोथ द लेंसेज का पावर है. यही किसी किसी को सिलेंड्रिकल लगता है, किसी किसी को कनकेव लगता है और किसी किसी को कन्वेक्स लेंस लगता है. डन. तो अगर इससे ज्यादा भी लेंस होंगे तो फॉर n नंबर ऑफ लेंस भी आप लिख सकते हैं. फॉर n नंबर ऑफ लेंसेज, ये तो सिर्फ दो के लिए था, ये सिर्फ दो के लिए है. अगर n नंबर ऑफ लेंसेज के लिए लिखेंगे तो क्या होगा? फॉर n नंबर ऑफ लेंसेज के लिए अगर यही फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या होगा फॉर्मूला? P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर n नंबर ऑफ लेंसेज. फॉर n नंबर ऑफ लेंसेज. अगर n नंबर ऑफ लेंसेज, यहां पे तो सिर्फ दो ही थे, ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है. अगर ऐसे बहुत सारे लेंस हो जाएंगे तो उन सब का पावर आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, और ये आपका P इक्विवेलेंट निकल कर आ जाए. और माइनस हो जाएगा. मान लीजिए हम तो पावर का वैल्यू विद साइन डालेंगे ना, ये दोनों सेम तरह का है. अगर मान लीजिए एक कनकेव और एक कन्वेक्स है, होता ही है. कौन से बीमारी में कनकेव लगता है? ना 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 ना, मायोपिया में कनकेव लगता है. मायोपिया में कनकेव लग रहा है तो भगवान का दिया हुआ लेंस कन्वेक्स, और आपके पास जो दूसरा लेंस आया तो दोनों मिलाकर ही ना फाइनल बनेगा. इस हिसाब से चलिए ना हेडिंग डालिए, डिफेक्ट्स ऑफ आई. डिफेक्ट्स ऑफ आई. डिफेक्ट्स ऑफ आई. आई के डिफेक्ट्स वैसे तो ये पढ़ाया जाता है ह्यूमन आई चैप्टर में, लेकिन मैं यही पढ़ा रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली ये एप्लीकेशन ऑफ पावर है, तो उसको वहां पढ़ के क्या करेंगे? यहीं पढ़ लेते हैं. पहला है मायोपिया. पहला है
मायोपिया, नाम छोटा, मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या, किस तरह का दोष है आपका? हिंदी में मायोपिया को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम्स गिवन फॉर मायोपिया? मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। मायोपिया क्या है? नियर साइटेडनेस या फिर दूरदृष्टि दोष। मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब उसको नजदीक का दिखता है लेकिन दूर का। ज्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है। उसको कॉपी तो ठीक दिखाई देता है लेकिन बोर्ड दिखाई नहीं देता। बोर्ड देखने में ऐसे क्या तभी ना आपको पकड़ में आया कि माथा दर्द दे रहा था, आपको बोर्ड नहीं दिख रहा था, तो आप घर जाके बोले होंगे जिसको इसको चश्मा लगा है, ऐसे ही पकड़ाया होगा। कैसे पकड़ाया होगा? आपको बोर्ड दिखना बंद हो गया, फिर आप थोड़ा सा आगे गए होंगे, फिर थोड़ा और आगे गए, फिर एकदम आगे जाके यार कॉपी लेके ऐसे बोर्ड पर लिख रहे थे। बचपन में हमको याद है, आप लोग किए होंगे नहीं किए होंगे, हम लोग जब छोटे थे तो जो बच्चा का डैमेज था भगवान का दिया हुआ, तो कॉपी किताब लेके एकदम पूरा साफ में बोर्ड में सट के लिखता था। क्यों? उसको पीछे से दिखाई नहीं देता। तो जिसको पीछे से दिखाई नहीं, उसको दूर का नहीं दिख रहा है। दूर का नहीं दिख रहा मतलब कहां का दिख रहा है? नजदीक का दिख रहा है। तो मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? नियर साइटेडनेस, या इसी को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस, SIGST, साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। आप हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। दूर का आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दूरदृष्टि दोष। दूर का दिखाई नहीं दे रहा। दूर का नहीं दिख रहा मतलब कहां का दिख रहा है? नजदीक का दिख रहा है। अब इसमें होता क्या है उसको समझते हैं कि इस बीमारी में प्रॉब्लम क्या होती है। ये आपका भगवान का दिया हुआ आंख है, ये इस प्रकार से, ये आपको भगवान का दिया हुआ आंख है। यहां से ऐसे कुछ ऑप्टिकल नर्व्स ऐसे करके आपके ब्रेन तक जाते हैं, और इस पर्टिकुलर आंख के ऊपर एक स्क्रीन लगा हुआ होता है, जिस स्क्रीन को क्या कहते हैं हम लोग? रेटिना कहते हैं। ये रेटिना है। अब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर मान लीजिए यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया और ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया। ये डायरेक्शन ऑफ रेस। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इस लेंस से टकराएगा, ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस होने की वजह से ये कन्वर्ज कर जाएगी। ये क्या कर जाएगी? कन्वर्ज कर जाएगी। और कन्वर्ज करके कहां मीट कर रही है? इसको रेटिना से पहले ही मीट कर गई। इसको मीट करना चाहिए था ऑन रेटिना, लेकिन कहां मीट कर गई? रेटिना से पहले। तो याद कैसे रहेगा? नाम छोटा, मायोपिया। छोटा मतलब नजदीक, नियर। नियर मतलब रेटिना से नजदीक, यानी लेंस के नजदीक ही बन गया। ये तीनों चीज छोटा 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 है। मायोपिया नाम छोटा, नियर साइटेडनेस में छोटा या शॉर्ट छोटा। शॉर्ट मतलब छोटा, छोटा मतलब लेंस से पहले ही रेटिना तक नहीं जा पाया। याद करने का टेक्निक बता रहा हूं। अब ये तो आपका प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम हो गया तो अब इसको क्या करें? इसको सुधारना होगा। तो यही तो बीमारी है। और ऐसा अगर होगा तो आपको क्या दिखाई देगा? बोर्ड क्लियरली दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला बोर्ड दिखाई देगा। आप कभी अगर चश्मा बनवाने वाले के पास गए होंगे तो कैसे आपका आंख ठीक करता है? एक तो आजकल डिजिटल वाला आ गया है, पर जब डिजिटल वाला नहीं था उससे पहले क्या होता था? मैनुअल होता था। एक इस तरह का डब्बा लगा रहता था, ऊपर में बड़ा ए, फिर उसके नीचे उससे छोटा BCD, फिर उससे ऐसे करके लास्ट में इतना छोटा मिरखिन्नी लैंग्वेज में लिख देगा लेटर सब कि वो दिखाई नहीं। जिसका आंख ठीक है उसको तो लास्ट लाइन तक दिखेगा, लेकिन जिसका आंख खराब है पहला दूसरा तीसरा तक उसको दिखता है। उसकी बात कह रहा हूं, तीसरा लाइन के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर वो लेंस वाला आपको क्या करेगा? कहेगा अच्छा ठीक है, एक तो चश्मा पहनिए, और लोहा का एक तो चश्मा पहनाएगा। किसका एक्सपीरियंस है आप लोग दोनों में से? आपका है। वो लोहा का एक चश्मा पहनाएगा। लोहा का चश्मा पहना में एक में तो बंद कर देगा, मेटल डाल देगा, और दूसरे वाले में क्या करेगा? चूंकि आपको तीसरा या चौथा लाइन तक पढ़ पाए,
तो उन लोग को बाई एक्सपीरियंस आइडिया लग गया है इसका 2 या 2.5 के आसपास का इसका है, तो पहले आपको 2 डायोप्टर का पावर डालेगा। आप 2 डायोप्टर का जब डाला, अब थोड़ा थोड़ा सर क्लियर हो गया। बोला अच्छा ठीक है, 3 भी डाल के देखा, देखा कहीं 2 है कि 3 है, चेक कर रहा, फिर 3 डाल के देखा। जब 3 डाल के देखा तो 2 से बेटर, तो पूछेगा पहले वाला में बेटर था कि अब बेटर है, तो आप कहिएगा नहीं पहले वाले में ज्यादा अच्छा दिख रहा था, तो समझा कि मतलब आपका आंख जो है वो 2 के करीब है। उसके बाद क्या करेगा, 2.5 डाल देगा, 2.5 डालेगा, पूछेगा अब पहले से ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अच्छा 5.5 हटाया, 0.25 डाला, कह रहे सर अब तो ऐसा दिख रहा है कि अब तो लग रहा है कि एकदम भगवान जैसे आंख दिए थे वैसा ही दिखने लग गया। उसको पता चल गया आपका पावर कितना है, 2.25। ये इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, पावर का पता करते हैं। ये जो पावर वो डाल रहा है आप में, वो लेंस है, दूर का आपको नहीं दिख रहा है। जब दूर का नहीं दिख रहा है तो वो इसी तरह से लेंस के वैल्यूज को डाल रहा है। अब वो कौन सा लेंस डालता है उसको हम, तो ये हो गया डिफेक्टिव आई। ये कौन सा आई है, दिस इज योर डिफेक्टिव आई, ये डिफेक्टिव आई है। अब हाउ टू करेक्ट इट, इसको कैसे करेक्ट करेंगे, तो कई बार दोनों आपको डायग्राम आना चाहिए, डिफेक्टिव भी और नॉन डिफेक्टिव भी, दोनों आना चाहिए। अब देखिए सही कर रहे हैं, ये भगवान के द्वारा किया हुआ लेंस, ये इस तरह से कुछ ऑप्टिकल नर्व्स आपके ब्रेन तक जाते हैं। उस ऑप्टिकल नर्व के सामने इस पर ये वो स्क्रीन है जिसके ऊपर क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेटिना, जिसके ऊपर क्या फॉर्म होता है, आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। अब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम लोग को सही करना है, तो आप देखिएगा ज्यादातर जो बच्चा जिसको बोर्ड नहीं पढ़ाई होता है उसको नेगेटिव वैल्यू आंख में लगा रहता है। आपका कितना है चार्ज, मैं चार्ज बोल रहा हूं, -1, आपका -2.25 लग रहा है। आप ही का एग्जांपल दे रहे थे हम, -2. अच्छा दोनों का नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, आज ही की क्लास में बताए हैं कौन सा लेंस है, दोनों का कनकेव लेंस है। अच्छा मान लीजिए हमको नहीं पता था कि कनकेव लगेगा कि कन्वेक्स लगेगा, आपका जो रेज है वो पहले मीट कर गया है। मेरे को क्या करना है, आप परिभाषा पढ़िए किसकी, लेंस की परिभाषा। वो क्या कहा है, पावर ऑफ द लेंस इज एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज, पावर ऑफ द लेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। ये रेस को क्या करता है, या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। अब आप देखिए आपका पहले ही फोटो बन गया, आप चाहते हैं उसको दूर करना, तो जो रेज आपका गया था उसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देंगे, तब जो कन्वर्ज होगा तो आपका सही जगह पर पहुंच जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, यही चीज हम लोग को कहां करना है, यहां पर। अब क्या किए, आप इसके सामने जो आपको भगवान लेंस दिए थे उसके सामने आपने एक अपना रेडीमेड लेंस बना दिया, ये लेंस आपने उसके सामने निकाल लिया। अब क्या होगा, अब क्या हुआ, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट आप देख रहे थे, अब यहां से तो रेज वैसे ही गई जैसे उसको जानी थी। अब रुक जाइए, यहां से रेज मान लीजिए ऐसे गई जैसे उसको जानी थी। अब ये रे क्या करता है, ये डाइवर्जिंग रेज है, तो ये रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ये रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। ये रेज को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। अब जब ये डाइवर्ज हो गया है, तब जब इस लेंस के द्वारा ये क्या होगा, कन्वर्ज होगा। ये एग्जैक्टली कहां मीट करेगा, इमिट करेगा आपके रेटिना के ऊपर। और जैसे ही लेंस के द्वारा डाइवर्ज किया हुआ या कन्वर्ज किया हुआ जो रेज है वो कहां पर मीट किया, रेटिना पर, आपको एकदम बराबर दिखाई देने लगा जैसे एकदम पहले आपको दिखता था। तो दूर निकट जो आप नजदीक का देख पा रहे हैं पर दूर का नहीं देख पा रहे, यानी नियर साइटेडनेस है, यानी दूर दृष्टि दोष है, उसको करेक्शन के लिए आप कौन सा लेंस लगाते हैं। और ये लेंस लगा के आपने क्या किया, पहले रेस को क्या कर दिया,
डाइवर्ज किया और फिर भगवान के द्वारा दिया हुआ लेंस है उसको कन्वर्ज कर दिया। तो ये इसका पावर ही तो था जिसने लाइट को क्या किया, डाइवर्ज किया। और पावर का डेफिनेशन तो आप यही पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं? इट इज द पावर ऑफ द लेंस इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज। वो डाइवर्ज कर सकता है या कन्वर्ज कर सकता है। यहां पे मुझे डाइवर्जन का जरूरत था तो हमने कौन सा लेंस लगाया? कनकेव लेंस। जहां पे कन्वर्जन का जरूरत पड़ेगा वहां पे हम कौन सा लेंस लगाएंगे? कनकेव। तो यहां पर करेक्टेड, ये क्या हो गया? करेक्टेड आई आफ्टर कौन सा लेंस लगाए? कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस लगा के आपने मायोपिया जो बीमारी है, जो बच्चों को नहीं दिखता है, कहां? दूर का दिखाई नहीं देता है, अब उसको क्या करने लग गया? आसानी से दूर का दिखने लग गया। बाय द एप्लीकेशन ऑफ विच लेंस? बाय द एप्लीकेशन ऑफ कनकेव लेंस। ये बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं? बढ़े आगे। अगला जो बीमारी है दैट इज, नेक्स्ट जो बीमारी है उसका नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। अगली बीमारी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। सेकेंड प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया। और जो इसका क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आप रे डायग्राम बना के दिखाइए और सवाल पूछेगा कि भाई किसी का अगर दूर नहीं दिख रहा है तो उसको कौन सा टाइप का करेक्टिव लेंस लगता है, नजदीक नहीं दिख रहा है। नजदीक किसको नहीं दिखता है? कभी आप मार्क किए हैं नजदीक किसको नहीं दिखाई देता? देखिएगा जनरली जो आदमी 45-50 साल का हो जाएगा उसको नजदीक का दिखाई नहीं देता है। कैसे? देखिएगा कहीं दादाजी बाबा लोग जो बूढ़े आदमी लोग रहते हैं उनसे आप कहिए कि बाबा थोड़ा ही पढ़ के बता दीजिए ना क्या लिखा हुआ है। चश्मा लेके आओ। पहले वो क्या मंगवाएंगे? चश्मा मंगवाएंगे, तब हुआ। तो याद भी ऐसे ही रखना है कि जिसको दूर का दिखता है और नजदीक का नहीं दिखता, मतलब उसको कौन सा बीमारी है? फार साइटेडनेस है, यानी दूर का दिख जाता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता। नाम लंबा है, नाम लंबा है, तो ये कौन सी बीमारी है? फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। जिसको दूर का नहीं दिखता है उसको क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब ये ज्यादातर बीमारी किसको होता है? ओल्ड एज पीपल को होता है। आप देखिएगा ओल्ड एज पीपल के साथ कोई घर में अगर आ जा रहा है, वो बहुत दूर भी बैठे होंगे, तो कोई अगर महिला मान लीजिए घर में जा रही है तो तुरंत कह देंगे अरे ये फलाना शर्मा जी की बहू कहाँ आई थी, आज क्या काम था? वो पूरा उनको नजर है। लेकिन आप कह दीजिए कि भाई रामायण पढ़िए बैठ के, महाभारत पढ़िए बैठ के, वो उनको नहीं दिखाई देगा। लेकिन दूर का तो हम पहले जब छोटे थे, मैंने जब 6, 7, 8 में पढ़ते थे या उससे भी छोटे रहे होंगे, तो इतना ज्ञान नहीं था कि मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया बीमारी होता है। तो एक आध गो बाबा हमारे घर के सामने बैठते थे, तो कोई महिला गई इधर से उधर तो वो देखते थे अरे कौन महिला जा रही है, कौन? तो बुलाते थे। हम लोग छोटे खेल रहे थे, ए बाबू इधर कौन सी महिला गई अभी, क्या करने गई? 10 सवाल। हम पूछे अजय अभी बूढ़ा आदमी है भाई, महिला कोई जा रही है तो इसको सब दिखाई दे रहा है, जब कहते हैं किताब पढ़ने के लिए तो इनको कुछ नहीं दिखाई देता है। तब हमको आइडिया नहीं था कि भाई इनको देख बीमारी है। हम तो ये सोच रहे हैं कि इसका कुछ दिक्कत है, बड़े करेक्टर कि दूर 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 से महिला जा रही हो दिख रहा है। हाँ, रामायण इनको पढ़ाई नहीं होता है, तो कुछ इनके साथ गड़बड़ है। लेकिन जब बड़े हुए क्लास 10th में आए तब पता चला कि अरे यार बेकार में इनके करेक्टर पर डाउट कर रहे थे, इनको तो बीमारी था जिसका नाम था हाइपरमेट्रोपिया। समझ में आया? तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? वापस से भगवान का दिया हुआ आंख बनाते हैं कि भगवान ने जो आंख दिया उसके साथ क्या हुआ। तो ये जो आंख है ये आपको भगवान ने दिया, ये ऐसा आंख है, अंदरूनी स्ट्रक्चर है आंख का, अंदरूनी स्ट्रक्चर है आंख का, और इस प्रकार से ये आंख है। ये कुछ ऑप्टिकल नर्व है जो ऊपर की ओर गया होगा। इस पर वापस से जैसा आपको बताया कि ये रेटिना होता है जिसके ऊपर आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। ये रेटिना है, ये आपका
प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या किया, यहां से एक रे ऐसे गई, यहां से एक रे ऐसे गई। ये लेंस का क्या नेचर है, ये लेंस का नेचर है कन्वर्जिंग। ये यहां से टकराकर और इतना ज्यादा वो हो गई कि कहां पर जाके मीट करने लग गई, बिहाइंड रेटिना, रेटिना के बाहर। याद कैसे रहेगा, नाम बड़ा, लॉन्ग, फार, तो रेटिना से दूर, यानी लेंस से दूर। याद रखना, एग्जाम के लिए बता रहे हैं, ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि हाइपरमेट्रोपिया मींस सर बताए थे कि नाम बड़ा रहेगा इसीलिए दूर। याद करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग मतलब दूर, दूर मतलब सब दूर। तो इधर क्या बनता है, रेटिना के बाहर यानी लेंस से काफी दूर इमेज बनता है। अब लेंस से दूर चला गया इमेज, आप क्या चाहते हैं कहां बने, रेटिना पर बने। आप उसको क्या करके लाना होगा, पहले लाना होगा, यानी एक बार कन्वर्ज करना होगा और फिर कन्वर्ज होगा तब जाके उस जगह पर आएगा। तो ये तो डिफेक्टिव आई है, ये कैसा आई है, दिस इज डिफेक्टिव आई, दिस इज दी डिफेक्टिव आई। तो लिख दीजिए, ये किसका फोटो है, दिस इज दी डिफेक्टिव आई। ये डिफेक्टिव आई का डायग्राम है। आपको दोनों ही पूछता है, डिफेक्टिव आई भी पूछता है और करेक्ट आई भी पूछेगा। तो ये डिफेक्टिव आई है। अब डिफेक्टिव आई को हम लोग को क्या करना है, सही करना है। सही करने के लिए वापस से रे डायग्राम बना रहे हैं। ये भगवान के द्वारा दिया गया लेंस, ये आपका अंदरूनी स्ट्रक्चर आंख का, ये आपका अंदरूनी स्ट्रक्चर आंख का, यहां से कुछ ऑप्टिकल नर्व जो ब्रेन को गई। क्लियर। अब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, यहां पर जो स्क्रीन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसी रेटिना पर आपको क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन कराना है। अब आप देखिए, मैं चाहता हूं कि ये जो रेज बाहर जाके मिल रही हैं ये पहले आकर मिले, यानी ज्यादा कन्वर्ज करना चाहते हैं। पहले वाले केस में वो पहले मिल रहा था तो उसको हम पहले डाइवर्ज किए और फिर कन्वर्ज किए तो उस जगह पर पहुंच गया। इस बार वो बहुत ज्यादा कन्वर्ज है, तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, पहले थोड़ा सा पहले ही कन्वर्ज करके और फिर जब कन्वर्ज करेंगे तो जगह पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए जब यहां पर आप करेक्टिव लेंस डालेंगे, जब यहां पर आप करेक्टिव लेंस डालेंगे तो यहां पर कौन सा लेंस डालते हैं, कन्वर्जिंग लेंस डालेंगे। अब देखिए वापस से यहां है, ये आकर इस पर क्या हुआ, ये वापस से आकर इसके ऊपर टकराया। पहली बार इससे टकराया, टकराने के बाद ये स्लाइटली क्या हुआ, कन्वर्ज हुआ। और अब जो ये कन्वर्ज होगा तो एग्जैक्टली कहां पर आके मीट करेगा, रेटिना पे आके मीट करेगा। और आपका रे किस पर मीट कर गया, तो दो बार कन्वर्ज हुआ ना, एक बार यहां स्लाइट कन्वर्ज हुआ और फिर जो दोबारा कन्वर्ज हुआ तो आके कहां बन गया, रेटिना पे बन गया। और यहां पर ये आपका कौन सा आई है, करेक्टेड आई है। और ये तब हुआ जब हमने कौन सा लेंस यूज किया, कन्वेक्स लेंस यूज किया, यानी हाइपरमेट्रोपिया में। अच्छा, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर लेंस का पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिएगा जितने भी ओल्ड एज पीपल होंगे उसको जो पावर लगता है वो क्या लगता है, पॉजिटिव लगता है। वेयरएज इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका जो पावर है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ज्यादातर बच्चे जो हैं उनको कौन सा लेंस लगता है, नेगेटिव लेंस लगता है। और जितने भी बुजुर्ग हैं उनको कौन सा लेंस लगता है, पॉजिटिव लेंस लगता है। क्या क्या मोटा का है, तो क्वालिटी ऑफ लेंस पे डिपेंड करता है ना, मोटा और पतला। तो कोई कोई का 7.5 8 हो जाएगा ना, तो उसका इतना मोटा लेंस रहेगा कि आंख इतना बड़ा बड़ा दिखेगा आप जब इस पार से देखेंगे। देखिए कोई कोई क्लास में ऐसा बच्चा रहेगा 7.5 8 14 15, अब उसको देखिएगा तो लगेगा तो माने मिरर लेके बैठा हुआ, इतना मोटा मोटा ग्लास स्लैब लेके बैठा हुआ। तो वो सब कहां कि इतना डैमेज हो गया है कि वो चश्मा हट जाए तो उसको 1 फीट आगे कौन खड़ा ऐसे ऐसे करने लगेगा। इतना मतलब, या तो बाई बर्थ भी कभी कभी होता है कि किसी किसी का ऑप्टिकल नर्व में कुछ प्रॉब्लम आ गया, सूख गया, तो कोई एक वो प्रॉब्लम है। और कुछ एक प्रॉब्लम है जहां पर आपने
कुछ एक प्रॉब्लम है जहां पर आपने ये भी गड़बड़ी करते हैं कि जो टीवी वगैरह देखे बहुत ज्यादा, मोबाइल वगैरह बहुत ज्यादा देखे, या हरी सब्जी का सेवन कम किए, या कोई लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह घास पर चलना चाहिए जिससे कुछ आंख ठीक रहता है। अब ये कई अलग अलग तरह का उपचार लोग बताते हैं, पर मेडिकल साइंस तो यही कहता है कि भाई अगर आपका आंख खराब हो गया तो आप क्या पहन लीजिए, चश्मा पहन लीजिए, जिससे आपका काम ठीक हो जाएगा। और एक और लास्ट बीमारी है, जब बीमारी पढ़ ही रहे हैं तो लगे हाथ तो सारी बीमारियां एक ही जगह पढ़ लेते हैं। तीसरा एक और बीमारी है जिसका नाम है प्रेसबायोपिया, PRESBYOPIA, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या है? व्हाट इज प्रेसबायोपिया? इसका दोनों गोल है, ना नजदीक दिख रहा है ना दूरे दिखाई दे रहा है। ज्यादातर ऐसे व्यक्ति को जिसका बचपन से ही आंख खराब है तो इसका दूर का गया, और जैसे जैसे आपका पावर नेगेटिव है आपका उम्र बढ़ता जाएगा ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ लेंसेज एंड जो सिलियरी मसल्स एंड आइरिस का जो अरेंजमेंट है आपका वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा, क्योंकि अब आप डिपेंडेंट हो गए हैं एक एक्सटर्नल लेंस के ऊपर, तो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है, उसका मूवमेंट कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही आपका उम्र बढ़ेगा तो आपका ही नेगेटिव पावर फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव पावर में। अब जब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपको बीमारी पकड़ लिया तो आपको ना नजदीक का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। उस टाइम पे आप देखे होंगे, खास करके कुछ प्रोफेसर्स को आप देखे होंगे, बड़े बड़े जो टीचर रहते हैं, तो कोई बच्चा को अगर उसको डांटना होगा तो ऐसे करके माने ऐसे करके डोंट स्टीव, और जब उसको कॉपी किताब देखना होगा तो चश्मा ऐसे करके, तब वो देखेंगे उसमें ऐसा गोल रंग का एक ठो बना रहता है और ऊपर भी एक ठो लेंस रहता है। ओल्ड एज पीपल को ज्यादातर ये वाला लेंस लगता है। तो लिखिए, अ ह्यूमन आई विच कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली is said to suffer from defect of presbyopia। नियर बाई और कुछ हद तक दूर का तो खैर गड़बड़ है, ये है। अ ह्यूमन आई विच कैनॉट सी, लिख लीजिएगा इसको, ह्यूमन आई विच कैन नॉट सी the nearby object clearly, the nearby object clearly, और सब धुंधला धुंधला है इसका जीवन, clearly said to suffer from प्रेसबायोपिया। बायो है, BYO है, यहां पे भी गलत कर दिए, प्रेसबायोपिया। तो इस तरह की जो बीमारी होती है उसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। इसका करेक्टिव क्या है? हाउ टू करेक्ट? इसको बाईफोकल लेंस लगता है। बाईफोकल लेंस मतलब नजदीक का भी और दूर का भी, दोनों ही डैमेज है। लिख दीजिए करेक्टिव मेजर्स, इट इज करेक्टेड बाय द यूजेस ऑफ बाईफोकल लेंस। It is corrected by the uses of bifocal length, जिसमें हाफ पार्ट में क्या लगा होता है? हाफ पार्ट में होता है, हाफ पार्ट इज ऑफ कनकेव, और हाफ पार्ट में क्या होगा? कन्वेक्स होगा। कुछ इसका रीजन भी है होने का, लिख दीजिए कॉज ऑफ प्रेसबायोपिया, कुछ कॉजेस भी है।
हाँ, कॉजेज ऑफ प्रेसबायोपिया, क्या क्या कॉज है? हाँ, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, जो अभी मैं कह रहा था कि ड्यू टू कंटिन्यूअस एज, आपका बचपन से खराब है, बाद में भी खराब हुआ है, तो लगातार जो खराब रहा और आप लेंस पर डिपेंडेंट हो गए, एक्सटर्नल लेंस के ऊपर, तो आपका अपना मसल जो क्या हो गया, वीक हो गया, या आपका अपना जो सीलियरी मसल्स था, जो एडजस्टमेंट ऑफ लेंस जो कर रहा था, वो कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से हुआ। तो पहला लिखिए, पहला है द डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू एजिंग ऑफ अ पर्सन, एजिंग ऑफ अ पर्सन, बूढ़ा होने पर ही होता है एजिंग ऑफ अ पर्सन, इसलिए ज्यादातर ओल्ड एज लोगों में ये देखने को मिलता है। सेकेंड, सीलियरी मसल्स आर वीकेन, सीलियरी मसल, CILIARY, सीलियरी मसल्स गेट्स वीकर, कमजोर हो जाता है। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ ह्यूमन आई डिक्रीजेस, फ्लेक्सिबिलिटी of crystalline lens of human decreases। तो ये सब कुछ विशेष कारण है जिसकी वजह से आदमी को क्या होता है, प्रेसबायोपिया होता है। एक और छोटी सी बीमारी, उसका नाम है कैटरैक्ट, आप लोग सुने होंगे, मोतियाबिंद बोलते हैं हिंदी में इसको। मोतियाबिंद की बीमारी सुने हैं? रात में एक तो नाइट ब्लाइंडनेस हुआ जो रात में नहीं दिखता। मोतियाबिंद क्या है कि आपके आंख के ऊपर ना एक मिल्की कलर का एक मेम्ब्रेन पैदा हो जाएगा, ओपेक मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं देगा। ह्यूमंस में तो कम होता है, पर आप गाय हो गया या डियर हो गया या कैट्स हो गया या इवन बकरी, इन सब के ऊपर तो होता ही होता है। इनका अगर वो न हटाया जाए तो आप लोग, आदमी का तो ऑपरेशन करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन जो कम लेस कॉम्प्लिकेटेड है उसका तो लोग ऐसे माने ऐसे प्रिक करके और उसको हाथ से भी हटा देता है तो उसका कैटरैक्ट उतर जाता है। इसलिए आप देखिएगा आदमी का भी जो कैटरैक्ट उतरता है, इट इज हार्डली ऑपरेशन ऑफ 15 to 20 मिनट्स, ज्यादा ज्यादा 20 मिनट का ऑपरेशन है। आप गए क्या, डॉक्टर आया, बस लास्ट में वो जो ऊपर का मेम्ब्रेन है उसको हटा के और आपका आंख को क्लियर कर दिया। फिर कुछ दिन तक आपको वो चश्मा पहन के रहना पड़ता है काले रंग का, देन इट बिकम्स ऑल राइट। तो जो अगला बीमारी है दैट इज कैटरैक्ट, CATARACT, कैटरैक्ट, CATARACT, कैटरैक्ट। लिखिए कैटरैक्ट क्या है, राइट द डेफिनेशन। लिखिए कैटरैक्ट इज a vision defect, cataract is a vision defect which happens in old age, ओल्ड एज में ज्यादातर ये बीमारी होती है। दूसरा, इट इज कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ओपेक मेम्ब्रेन, ओपेक मेम्ब्रेन over the eye lenses, और इसका उपाय क्या है, करेक्टिव मेजर्स क्या है, आप कैटरैक्ट उतरवा लीजिए, निकलवा लीजिए। करेक्टिव मेजर क्या है, रिमूवल ऑफ, करेक्टिव मेजर क्या है, रिमूवल ऑफ, हाँ क्या है,
हाँ, सर्जिकल सर्जरी तो करना ही पड़ेगा, आदमी का है। रिमूवल ऑफ कैटरैक्ट थ्रू सर्जरी, माइनर सर्जरी, छोटा सा सर्जरी, माइनर सर्जरी। तो ये आपका डिफेक्ट ऑफ आइज जो है वो भी यहां पर लगभग कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लेंसेस। द लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ लेंसेस। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेस, इसमें दो तरह का एप्लीकेशन है। एक फॉर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में जो पहला एप्लीकेशन है दैट इज माइक्रोस्कोप में यूज में आता है। वो भी कौन सा केस? ज्यादातर जितने भी जगह है वहां पे सिक्स्थ केस मतलब कौन सा? जहां पे एक छोटे से ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा इमेज बना है, वो भी वर्चुअल। जहां पे सीधा बनेगा वही ना मेरे काम का, उल्टा इमेज लेके हम क्या करेंगे? तो उल्टा इमेज का एक भी काम नहीं आता है। तो ये छठा केस जहां पे बनता है, वहीं पे छठा केस कहां बनता है? जहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। तो इसमें हाईली मैग्निफाइड बनता है। माइक्रोस्कोप में भी हमको मैग्निफिकेशन चाहिए, टेलीस्कोप में भी हमको मैग्निफिकेशन चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हमको मैग्निफिकेशन चाहिए। देखे होंगे जो कुछ लोग जो पामिस्ट होते हैं, हाथ जो लोग देखते हैं, अब हाथ की रेखाएं बहुत छोटी होती हैं, कुछ रेखाएं, तो उन रेखाओं को देखने के लिए वो देखे होंगे तो लेंस टाइप का एक चीज यूज करते हैं। वो जो लेंस होता है उसी को क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं। उसका काम होता है, अच्छा वो कब बड़ा इमेज बनाकर दिखाएगा? जब आप उस पर्टिकुलर रेखा को उस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर ले लीजिएगा, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट तो तभी बनता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इनसाइड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के अंदर अगर रहेगा तभी वो उसका क्या बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा और हाईली एनलार्ज्ड मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। और इसका नाम ही है मैग्नीफाइंग ग्लास। एंड क्या बोले बाबू? और बाइनोकुलर जो होता है, हाँ उसमें भी यही है ना, आप छोटे दूर की चीजों को नजदीक होकर देख रहे हैं, यानी बड़ा कर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी काम में आएगा। और ये है आई को करेक्ट करने में। आपने जो अभी बीमारी पढ़ा, तो कन्वेक्स किसकी बीमारी में आता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को सही करने में आया है ना? हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन। तो ये आपका कुछ यूजेस हो गया। सिमिलरली फॉर कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में कौन कौन सा पढ़े हैं? कनकेव लेंस में दो एप्लीकेशन है। कभी कभी आप देखे होंगे स्पाई पिन होल गेट पर लगा होता है। स्पाई पिन होल जिससे आप बाहर देखते हैं कि कौन आदमी आया है, वो जो स्पाई पिन होल जो लगा होता है गेट्स पे, डोर्स पे, वो कनकेव से बना होता है। इसको बोलते हैं स्पाई पिन होल लेंस इन डोर्स। और दूसरा एप्लीकेशन है इसका, इसने कौन सी बीमारी ठीक की है? मायोपिया को करेक्ट करने के काम में आता है। मायोपिया को करेक्ट करने के काम में आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लेंसेस। देन कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स। तो इस हिसाब से आपका जो भी टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का था वो हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। दो तीन बहुत अच्छे सवाल हैं जो मैं करवाना चाहता हूं
आज की क्लास में तो अब संभव नहीं है, समय हो गया है, पर एक क्लास और लूंगा जो कि कल की क्लास है, जहां पे 2-3 बहुत बेहतरीन नॉर्मल सवाल नहीं कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है और आपसे कह रहा भाई कहां होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे सवाल करवा चुका। कुछ बहुत अच्छे सवाल जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, जैसे एक सवाल वो बच्ची लेकर आई थी कल, जो भावना लेकर आई थी, तो हमने कहा कि भाई आप लेके आइएगा, हम उसको अगली क्लास में, उनकी कॉपी पर तो हमने तुरंत बता दिया था, उन्होंने कहा था ये सवाल हम क्लास में भी करवा देंगे। तो 2 सवाल उनकी किताब से, 2 और सवाल, एक ओसवाल बोल के बुक है, उधर से एक मैंने सवाल देखा, बहुत ही अच्छा सवाल था। एक एग्जाम आइडिया में काफी बेटर, बहुत बेहतरीन सवाल दिया हुआ है। तो ऐसे कुछ वो एबनॉर्मल सवाल जो आपसे खुद से सॉल्व नहीं होगा जब तक कि कोई आपको गाइड नहीं करेगा, वो ऐसे सवाल कल की क्लास में हम लोग करेंगे और कल इस चैप्टर को क्या कर देंगे, विदा कर देंगे। इसी चैप्टर में हमने एक और चीज एक्स्ट्रा क्या देख लिया, जो ह्यूमन आई का डिफेक्ट ऑफ लेंस है, डिफेक्ट ऑफ आईज है, वो वाला पार्ट हमने यहीं पे कवर कर लिया। जब ये ह्यूमन आई पढ़ेंगे तो वहां पे सिर्फ आंख पढ़ेंगे, आंख के बाद सीधे हम लोग चले जाएंगे प्रिज्म में और नेचुरल फेनोमेना, और उसको चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो ये छोटा सा पार्ट है, वो तुरंत से खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगता है। तो फर्स्ट टर्म तक मेरे ख्याल से लाइट ही आएगा आप लोग का, या शायद थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो आ जाए, पर ज्यादातर स्कूलों में लाइट ही पढ़ाई हो रही, तो लाइट को ही हम लोग मान के चल रहे हैं कि वही आएगा। तो ये आपका खत्म हुआ। अब कल की क्लास के बाद अगला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में पहले वो रेशियोज वाला एंड देन प्रूविंग वाला, ये दोनों खत्म करेंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये सेकेंड टर्म में हम लोग नवंबर दिसंबर के आसपास में कभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और चैप्टर है एसिड बेसिस सॉल्ट, जो फर्स्ट टर्म में आएगा सितंबर से पहले, वो भी मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा अगस्त के महीने में। धीरे धीरे करके हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं। आप लोग अब एक काम कीजिए, जो जो चैप्टर आपका कंप्लीट होते जा रहा है, एक तो उसके लिए कोई किताब खरीदिए जिसमें बहुत सारे सवाल हो जिसको बनाया जा सके, और एक ऐसी किताब खरीदिए जिसमें लास्ट 10 ईयर में जो बोर्ड में पूछा जा रहा है, वो तो बोर्ड में जो पूछा जा रहा है उसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करता हूं, सभी को बोलता हूं लेने के लिए। दैट इज एमटीजी पब्लिकेशन की एक किताब है, एमटीजी पब्लिकेशन की, और ये किताब के साथ वो लिखा रहता है उसके अंदर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। क्या फायदा होता है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पढ़ने में? जब आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लास्ट 10 ईयर पढ़ेंगे, आपने सपोज कीजिए पहला टॉपिक पढ़ा, कोई भी XYZ आपने पहला टॉपिक पढ़ लिया। पहला टॉपिक जब पढ़े, सपोज करिए आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन के ऊपर जितना सवाल पिछले 10 साल में आया है सब उसमें दिया हुआ है, तो आप उसको कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद अगला सेकेंड टॉपिक आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ग्लास स्लैब पढ़ा, ग्लास स्लैब से रिलेटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जितना सवाल है सब उसके अंदर दिया हुआ है। फिर आप आइए रिफ्रैक्शन में, तो रिफ्रैक्शन में कनकेव अलग, कन्वेक्स लेंस अलग, उसका रे डायग्राम, माने पूरे चैप्टर को 6-7 टॉपिक में डिवाइड कर दिया। आप वो टॉपिक को पढ़िए, टॉपिक को पूरा तैयार कीजिए, क्लास नोट है, किताब है, स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, सब जगह से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी का एक-एक सवाल लगा लीजिए, रेफरेंस बुक का एक-एक सवाल लगा लीजिए, एंड देयर आफ्टर डायरेक्टली जंप टू लास्ट 10 ईयर। एक ये हो गया। इसके बाद एमटीजी कंप्लीट हो गया, जो मैंने पहले बताया, पहले अपना स्कूल का नोट्स, ट्यूशन का नोट्स, जो बुक आप एनसीईआरटी है, जो रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हैं, ये सब पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी का एक-एक सवाल लगाइए। उसके बाद आप लास्ट 10 ईयर देखिए। लास्ट 10 ईयर से क्या होता है, एक पिक्चर क्लियर सामने होता है, क्या क्या टाइप का सवाल 10 सालों में पूछा गया है। देन कुछ सवाल बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं और कुछ नॉर्मल या इजी सवाल होते हैं। तो इजी वाला और नॉर्मल वाला तो बन जाएगा एवरेज वाला, पर जो वेरी गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादातर रिपीट नहीं होता है। इस साल पूछा, जरूरी नहीं फिर अगला साल पूछेगा। तो वो जो अगला साल या उसके अगले साल पूछने वाला बुक है, उसके लिए 2 बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूं। जो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको सिर्फ क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए। आपका पहला वाला काम क्लियर हो गया प्रैक्टिस का, अब आपको चाहिए क्वालिटी क्वेश्चंस। क्वालिटी क्वेश्चन के लिए मैं 2 बुक रेफर करता हूं। एक है, आप एग्जाम आइडिया नाम सुने होंगे, एग्जाम आइडिया बाय वीके पब्लिकेशन, एक ये बुक है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। या इसके साथ साथ
एक और किताब है जिसका नाम है, अभी एकदम नया लॉन्च हुआ है, जो दूसरी वाली किताब बता रहे हैं, टुगेदर विथ का भी नाम सुने हैं, रचना सागर पब्लिकेशन। अभी एक नई किताब लॉन्च किया है, उसका नाम है फिजिटल। क्या नाम है? फिजिटल। फिजिटल क्या है? फिजिकल बुक तो दे ही रहा है, साथ साथ उसमें डिजिटल एप्लीकेशन भी है। मतलब हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के नीचे एक स्कैनर दिया हुआ है, सिंपली मोबाइल से आप उसको स्कैन कीजिए। मान लीजिए यहां पर 5 सवाल दिया हुआ मल्टीपल चॉइस में, उसको स्कैन करते ही 50 सवाल और आपका खुल जाएगा। तो अब ये 5 और वो 50, 55 सवाल आपको एक ही टॉपिक पर मिल गया। फिजिटल बुक का नाम है फिजिटल। फिजिटल FIS फिजिटल, PHYGI है, PHYGITL फिजिटल। यह है बाई रचना सागर पब्लिकेशन। रचना सागर पब्लिकेशन। इनमें से कोई एक आप परचेज करिए। ऊपर वाला तो मस्ट है, उसको तो लेना ही लेना है, लास्ट 10 ईयर, उससे अच्छी किताब कोई है नहीं। इसमें से कोई भी एक, जो आपकी इच्छा ऊपर वाले लेने की ऊपर ले लीजिए, जो आपकी इच्छा नीचे वाले लेने की नीचे ले लीजिए। ये मस्ट है, ये कंपलसरी है, इसको तो लेना ही लेना है। इनमें से आपका जो मन, VK पब्लिकेशन का एग्जाम आइडिया ले लीजिए, चाहे फिजिटल ले लीजिए। इस दोनों में से जो भी बुक फॉलो कीजिए, एक बुक को पूरा एंड से एंड बनाइए, एक एक सवाल बनाइए। एग्जाम आइडिया में आपको टॉपर्स का भी आंसर मिल जाएगा कि ये सवाल टॉपर ने जब सॉल्व किया है तो कैसे वो आंसर लिखा है, वो भी मिल जाएगा। और इसमें आपको सबसे अच्छा है कि सवाल का संख्या बहुत है। आप तुरंत से स्कैन कीजिए, स्कैन करते ही खुल, अच्छा उसमें खुलेगा तो खुलेगा, साथ साथ आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट भी करिएगा। अटेम्प्ट करने के बाद आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, जो गलत हुआ उसका सॉल्यूशन, रैंक, पूरे इंडिया में जितने बच्चों ने उसको दिया है रैंक भी निकल के आ जाता है कि आपका ये सवाल कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, उसमें से कितनों का सही था और कितनों का गलत था। तो ये फिजिटल बहुत अच्छी किताब है, नया लॉन्च हुआ इसी साल, इससे पहले नहीं था। इससे पहले वो इतना मोटा वाला टुगेदर विथ आता था, वो तो उससे अच्छा तो VK पब्लिकेशन का ये एग्जाम आइडिया है। पर अभी जो ये नया वाला लेके आए हैं, ये एक बहुत अच्छी किताब है। इतना अगर हर चैप्टर पर आप मेहनत करेंगे तो आपका गड़बड़ाएगा ही नहीं। 95 से ऊपर 100, इसी के बीच में आपका नंबर आएगा, अगर इतनी मेहनत आप करते हैं। पर जनरली बच्चा इतना मेहनत करता ही नहीं है, करेगा तो काहे नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।